फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम कंप्यूटर्स की कुछ क्लासेस लगातार आपके लिए लेकर आते रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसका अपना टॉपिक है इंटरनेट एंड डेटा सिक्योरिटी। इसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। इंटरनेट आप लोगों को उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस पूछे थे, तो उनके आंसर्स मैं अभी आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था www के आविष्कारक और प्रवर्तक हैं, तो आंसर इज टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है याहू, गूगल, MSN है, आंसर इज इंटरनेट साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन कंप्यूटर का पद नहीं है, आंसर इज एनालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं, आंसर इज होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, आंसर इज इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, आंसर इज कॉमर्शियल। .com कॉमर्शियल। बताई थी कुछ चीज़ें कल मैंने आपको उस वीडियो में, जैसे .edu लिखा है तो इसका मतलब है कि वो एजुकेशनल साइट है, .org लिखा है तो कोई सी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। इस तरह से बताए थे काफ़ी कुछ मैंने। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, आंसर इज साइंस डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च शोध परियोजना अभिकरण एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, आंसर इज इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेब अस्तित्व में आया, आंसर इज अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी डोमेन नेम में आखिरी में .edu .us लिखा है मतलब वो अमेरिका की शैक्षणिक साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं, आंसर इज इंटरनेट को। नेक्स्ट इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है तो आंसर इज TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन HTML का पूरा नाम है, तो HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मैन पेज को पहचानता है, आंसर इज URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका URL में www में HTTP जो लिखा रहता है वो क्या होता है, तो URL में जो HTTP है वो एक आपका प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है, आंसर इज HTML के रूप में उसको सेव करना पड़ता है। कल मैंने बताया था कि एक वेब पेज बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने आप में समयावधि में देखे जाते हैं कि जानकारी मिल जाती है, आंसर इज हिस्ट्री लिस्ट में। नेक्स्ट ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र जो है वो आपका है एक इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं, तो आंसर इज डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वेबसाइट एड्रेस या URL का यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट खालिस्तान की पहचान स्थापित करता है, आंसर इस वेबसाइट की पहचान स्थापित करता है। किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु किस बटन का उपयोग करते हैं, तो रिफ्रेश बटन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट पर www का अर्थ है तो वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ इतने ही आपके, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो पूछे थे उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। हो सकता है कि आप लोगों को इनके आंसर्स पता होंगे, अगर नहीं पता थे तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इन सब के आंसर उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको और भी जानकारी इंटरनेट से संबंधित उसमें आपको मिल जाएगी जो आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब हम आज के अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी। जब किसी भी चीज़ के बारे में हम जैसे पढ़ रहे हैं, अगर इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने देखा है कि अगर किसी चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर उसका कुछ बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। मतलब अगर उसकी एक ब्राइट साइड है तो उसका डार्क साइड भी कोई ना कोई होगा। इसी तरह से इंटरनेट का या नेटवर्क का डेटा में इसका भी, जैसे जैसे कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है, हम आधुनिक युग में जा रहे हैं, तकनीकी युग में जा रहे हैं, वैसे वैसे इसके खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब खतरे बढ़ रहे हैं तो हमें उसकी सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। जैसे आपका अगर बात करें, हम बैंक में पैसा है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स है सारे ऑनलाइन हो जाते हैं, आप जो भी लेन देन है वो ऑनलाइन कर पाते हैं, कोई करेंसी के फॉर्म में नहीं करते हैं, सब कुछ डिजिटली करते हैं। तो अगर ऐसे में अगर सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी उस चीज़ को अगर एक्सेस कर पा रहा है तो
आपके साथ बहुत बड़े फ्रॉड हो सकते हैं, जो क्राइम है वो आपके साथ हो सकते हैं। आजकल घरों में चोरी से ज़्यादा इंटरनेट पर चोरियां होती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या है, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर स्पेस की, कि साइबर स्पेस क्या है। तो साइबर स्पेस जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर्स और नेटवर्क से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोल देते हैं, साइबर स्पेस बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हमने साइबर स्पेस की बात कर ली, तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो पहले हम क्राइम की बात करते हैं, कि क्राइम आएगा तभी हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत, या फिर जब हम सिक्योरिटी ज़्यादा लगाएंगे तभी क्राइम होने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम क्या होता है, तो साइबर क्राइम जो है वो इंटरनेट, कंप्यूटर्स, मोबाइल, इनका इस्तेमाल करके जब क्राइम किया जाता है, कोई अपराध किया जाता है, तो वो क्या होता है, साइबर अपराध या साइबर क्राइम होता है। इसमें इंटरनेट को, मोबाइल को, लैपटॉप्स को या कंप्यूटर्स को जो है वो हथियार की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके माध्यम से फिर क्राइम किया जाता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था बैंकिंग फ्रॉड का, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और कई सारे अटैक्स भी आपने सुने होंगे कि हैक कर लिया, या फिर फिशिंग अटैक हो गया, वायरस अटैक हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, साइबर क्राइम में और जैसे आपके डेटा को कोई नुकसान पहुंचा दिया, या ऐसा कोई कंप्यूटर जिसमें बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन है या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको किसी ने हैक कर लिया और उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर दी। इसके अलावा मान लो आपके ईमेल बॉम्बिंग हो गई, बहुत ज़्यादा आपके ईमेल पर, आपके मेल आईडी पर बहुत सारे ईमेल किसी के द्वारा भेजे जाना, ईमेल बॉम्बिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका हो जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, वायरस अटैक हो जाता है, इसके अलावा सिस्टम को क्रैक करना भी होता है। ये सारी टर्म इसमें यूज़ होती हैं। ठीक है, अब जैसे चलो बात कर ली हमने क्राइम की, अब इनके बचने के कुछ ना कुछ उपाय भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्राइम में एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ये फैशन में है, मतलब लोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं और इसको नॉर्मल मानते हैं। जैसे फेसबुक वगैरह पे किसी की फ़ोटो अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना, उस फोटो का मिसयूज़ करना, ये सब भी क्राइम है। किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को चुरा लेना, तो ये चीज़ें सब क्राइम में आती हैं। इन सब को बचने के लिए हम क्या करना चाहिए, तो कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम उपयोग में ला सकते हैं। ये जनरल टिप्स हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कुछ जनरल टिप्स हो सकते हैं। जैसे आप आईडी और पासवर्ड अपना सुरक्षित रखें, आईडी पासवर्ड को इतना मजबूत बनाएं, मतलब पासवर्ड आपका ऐसा नहीं हो कि 1 2 3 4 5 कोई भी उसको गैस कर ले, तो पासवर्ड थोड़ा टफ बना सकते हैं आप। इसके अलावा आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, फायरवॉल्स का यूज़ कर सकते हैं वायरस अटैक से बचने के लिए। प्रॉक्सी सर्वर, ये सब टर्म आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा डेटा के लिए क्रिप्टोग्राफी, एक इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये सब होता है। फिर इसमें बहुत सारी टर्म आती हैं, जैसे IDS है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, और अब जब हमने बात की किसकी, साइबर क्राइम की, कि क्राइम क्या हो सकते हैं और उनके बचने के तरीके क्या हो सकते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कंप्यूटर सिक्योरिटी की या साइबर सिक्योरिटी की। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो कंप्यूटर को, आपके नेटवर्क को सिक्योर करना। ठीक है, सिक्योर आप कैसे करेंगे, पासवर्ड के माध्यम से सिक्योर करेंगे, पर्टिकुलर किसी सिक्योरिटी डिवाइस के माध्यम से आप सिक्योर कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना ही आपका क्या है, साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है। अब साइबर सिक्योरिटी की जब हमने बात की, तो इसमें फिर आगे हम फिर से कुछ और चीज़ों की बात कर लेंगे। ये तो एक टर्म मैंने बता दी कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, लेकिन एक्चुअली में वो सिक्योरिटी कैसे आप अपने सिस्टम में लगा सकते हैं, वो सब हम आगे देखते हैं। इसके पहले कुछ टर्म आप समझ लें। जैसे ये कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में आ जाता है साइबर वॉरफेयर, जैसे एक टर्म है साइबर वॉरफेयर। ठीक है, तो साइबर वॉरफेयर का क्या मतलब है,
साइबर वारफेयर का मतलब है कि अगर मान लो कोई देश, अभी जैसे आतंकवादी हमला होता ना, हम बोलते हैं उस देश ने आतंकवादी हमला कर दिया, तो उसी तरह से साइबर वॉरफेयर भी होता है। कोई देश किसी और देश के नेटवर्क में वो कर दे, नेटवर्क को ब्रीच कर दे, या फिर उसकी कोई बहुत इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको लीक कर दे। आप जैसे मान लो कोई भी देश है, वो इंडिया के नेटवर्क जो आपका ऑफिशियल यहाँ का डिफेंस का नेटवर्क है, उसको ही ब्रीच कर दे, उसके इंफॉर्मेशन सारी लीक होती रहें, उनके पास इंफॉर्मेशन जाती रहें। तो ये सब चीज़ जो होती हैं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो आजकल की जा रही हैं, वो क्या है? साइबर वॉरफेयर। ठीक है। इसके अलावा एक टर्म होती है आपकी स्पैम, सुना होगा आपने, स्पैम, SPAM। तो ये क्या होते हैं? अगर आप ईमेल चलाते हैं तो उसमें देखा होगा कि स्पैम मैसेज आता है, या आपके सेल फोन में भी आपने देखा होगा। तो ये क्या होते हैं? तो ये एक तरीके से ईमेल ही है, मैसेजेस ही हैं, लेकिन इनका पर्पज़ अलग होता है। ये आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार भेजे जाते हैं, जैसे किसी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट के लिए। और कई बार क्या होता है, इन पर आप क्लिक करते हैं और आपके सिस्टम में बहुत सारी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, और वो आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानि पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो वो क्या है? स्पैम मैसेज होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? अवांछित या अवैध मैसेज बोल सकते हैं। और ये हज़ारों की संख्या में भेजे जाते हैं और बार बार भेजे जाते हैं, जिससे आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट हो। ठीक है। तो ये कुछ टर्म है। जैसे सिक्योरिटी में इसके अलावा एक चीज़ और आप इसमें पहले ध्यान रखेंगे, जैसे कभी कभी आप सोचते होंगे कि आपने मान लो कोई चीज़ कभी सर्च की, मान लो आप कुछ खरीदने वाले हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आपने उस चीज़ को सर्च किया, कभी किसी वेबसाइट पे आपने उसको सर्च किया। मान लो आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं, आपने उस बुक को सर्च किया, लगातार 1-2 दिन आपने उन बुक को सर्च किया डिफरेंट साइट में। तो एक आपके सिस्टम में होता है कुकीज़। ठीक है। तो कुकीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? कई बार एग्जाम में आ जाता है कुकीज़ क्या है, नीचे ऑप्शन लिखे रहेंगे, आपको टिक करना पड़ेगा कि कुकीज़ में क्या है। तो कुकीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए आपने कुछ सर्च किया किसी वेबसाइट में, तो वो वेबसाइट ब्राउज़र के माध्यम से आपके सिस्टम में कुकीज़ को, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन होती है जिनको आपके सिस्टम में क्या कर देती है? स्टोर कर देती है। और अगली बार जब आप खोलते हैं तो वो आपकी स्पेसिफिक उस पसंद के हिसाब से आपको कंटेंट दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक सर्च की है, तो फिर आपको बुक्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाएंगे। तो वो कुकीज़ से ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वो वेबसाइट्स आपके सिस्टम में क्या करती हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देती हैं। तो आप जितने भी वेबसाइट्स पे जाते हैं, उनकी कुकीज़ जो होती हैं स्टोर होती रहती हैं आपके सिस्टम में। आप उन कुकीज़ को देख सकते हैं, अपने सिस्टम में जाके इस कुकीज़ को देख सकते हैं। जैसे आप हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, जैसे लॉगिन, आपको इंटरनेट में हिस्ट्री देखना है तो ब्राउज़र में आप जब राइट में ऑप्शन देखेंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें आता है हिस्ट्री का ऑप्शन। ठीक है। तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट खोली। इसी तरह से आप कुकीज़ को भी देख सकते हैं। तो कुकीज़ से क्या हो जाता है? आपका स्पेसिफिक आपके हिसाब से उसमें कंटेंट दिखाया जाता है। ठीक है। पर्सन स्पेसिफिक कंटेंट उसमें दिखाया जाने लगता है। कभी कभी आप सोचते हैं, देखते होंगे कि फेसबुक में कई बार आपके हिसाब से ही ऐड आते हैं। जब जो भी कुछ आपने इंटरनेट पे सर्च कभी कर रखा होगा, उसके हिसाब से ही फेसबुक में आपके एडवर्टाइजमेंट आते हैं। वो इन्हीं चीज़ों के थ्रू क्या हो पाते हैं? पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है। तो ये है आपका क्या? कुकीज़। कुकीज़ के बाद है एक टर्म मैंने अभी यूज़ की थी, प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? तो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो आपका मेन सर्वर और यूज़र के बीच में, जैसे मान लीजिए ये आपका मेन सर्वर है किसी भी कंपनी का, किसी भी वेबसाइट का, ये मेन सर्वर है और ये यूज़र है। तो प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ सिक्योरिटी के लिए करते हैं। जो ये आपकी कंपनी है या जो भी आपकी वेबसाइट है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करेगा? एक प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करेगा। ठीक है। जो प्रॉक्सी सर्वर है वो क्या करेगा? प्रॉक्सी सर्वर जो है वो फिल्टर की तरह कार्य करता है, इनके बीच में फिल्टर का काम करता है। मतलब ये जो प्रॉक्सी सर्वर है वो कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसा ये सर्वर है उसी तरह से ये भी सर्वर है।
ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये एक फ़िल्टर का काम करता है, मतलब यूज़र ने जो भी भेज रहा है उसको भी ये पहले फ़िल्टर करेगा, मतलब चेक करेगा कि इसमें कुछ अनऑथराइज तो नहीं है, फिर मेन सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा और मेन सर्वर से जो भी कंटेंट आ रहा है उसको भी फ़िल्टर करके फिर यूज़र के पास भेजेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका प्रॉक्सी सर्वर होता है। उसके बाद होता है फायरवॉल, एक टर्म आती है क्या, फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल भी आपका जो होता है वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ही होता है, ठीक, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए काम में आता है। जैसे ये कैसे काम करेगा, ये भी ऐसे ही काम करता है कि जो भी वेबसाइट हैं, कंपनीज हैं, अपने नेटवर्क के साथ में फायरवॉल को आपका इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, या हार्डवेयर के माध्यम से फायरवॉल को लगा लेते हैं। वो फायरवॉल क्या करता है, इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिनके माध्यम से वो क्या करता है, चेक करता है कि आप जो भी डेटा आ रहा है या जो भी कंटेंट इसमें से जा रहा है वो कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं है। अगर अनऑथराइज्ड है तो उसको वो क्या करता है, अलर्ट करता है कि ये कुछ अनऑथराइज्ड है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप फायरवॉल से इसको रिलेट ना भी करें तो भी चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई पासवर्ड आप डालते हैं, वो पासवर्ड हमेशा आप ही डालते हैं, जैसे मान लीजिए आप पासवर्ड डालते हैं 894, हमेशा आप डाल रहे हैं कि 894, आप गलती नहीं करेंगे। कोई नया आया, उसने बार बार इस चीज़ को डालने की कोशिश कर रहा है 894, लेकिन वो 894 तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि वो उसको गैस करने की कोशिश कर रहा है। तो फायरवॉल क्या करेगा, उसमें अलर्ट कि कहीं ना कहीं इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है। तो इसी तरह से वायरस के लिए भी, क्योंकि इसमें सेट ऑफ रूल्स और प्रोग्राम होते हैं, तो वो वायरस को पहचान के वायरस के लिए भी अलर्ट करता है कि ये क्या है, एक वायरस प्रोग्राम है या अनऑथराइज्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से सुरक्षा कर सकता है, जैसे वायरस, बॉम्ब है आपका, वायरस है, बॉम्ब है, इसके अलावा हैकर से जो भी इनकमिंग डेटा है उसकी जांच करता है, यूज़र नेम पासवर्ड की जांच करता है, और इंटरनेट पर स्पेशली लेन जब कनेक्शन है, लेन, तो उस लेन को, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का लेन है तो वो इस लेन के बाहर क्या करेंगे, अपना फायरवॉल को फिक्स कर लेंगे। तो इस लेन की पूरे की सुरक्षा फायरवॉल से पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट आपका, जैसे यही मैंने यूज़ कर ली टर्म वायरस, बॉम्ब आपका, तो ये सब वायरस या बॉम्ब जो हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस की। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कोई अलग नहीं है तो प्रोग्राम ही वो लिखे गए हैं, वो पर्टिकुलर किसी ना किसी के द्वारा, जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उन्हीं में प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, लेकिन वो ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं, आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया, तो एक तो पहली बात कि वो वायरस अब कॉपी बनाता है, बढ़ता रहता है, फैलता रहता है, ठीक है। जैसे वायरस होता है ना, अभी कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो उसी तरह से ये भी वायरस, वो भी क्या करेगा, फैलेगा। लेकिन उसके साथ साथ वो आपके सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए आपके कुछ प्रोग्राम्स वायरस के कारण नहीं चलेंगे क्योंकि उसकी ऐसी प्रोग्रामिंग करी गई होगी कि जिसके कारण से आपके सिस्टम के कुछ ऐसे प्रोग्राम जिनका आप हमेशा यूज़ करते हैं वो नहीं चलेंगे, ठीक है। वायरस के कारण ये भी हो सकता है कि आपके सिस्टम की जो मेमोरी है वो फुल बताने लगे। वायरस के कारण सिस्टम में आपका एलोकेशन गड़बड़ हो जाए, जो डिस्क के लिए एलोकेशन करते हैं वो भी गड़बड़ हो जाता है। कई बार बूटिंग में दिक्कत आने लगती है, जैसे आपका सिस्टम खुलता है तो बूटिंग में दिक्कत आने, कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि सिस्टम खुलता है अपने आप बूटिंग के बाद बंद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसमें क्या हो जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। वायरस किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से आपने कुछ डाउनलोड किया तो उसके साथ अटैच होके आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉन्ग डाउनलोड किया, उसके साथ वायरस की फाइल भी डाउनलोड हो गई, उसके साथ अटैच होगी। कोई ईमेल आपको भेजा गया है, ईमेल में अटैचमेंट के साथ, ईमेल में कोई अटैचमेंट अटैच करके भेजते हैं फाइल, उस फाइल के साथ आ सकता है।
कोई एडवर्टाइजमेंट है, उस पर लिंक पे आपने क्लिक कर दिया तो उस लिंक के माध्यम से आपके में वायरस आ सकता है। किसी मान लीजिए आपकी पेन ड्राइव लगाई, उसमें वायरस हो तो उसके माध्यम से भी आ सकता है। किसी के सिस्टम में वायरस हो, उस सिस्टम के माध्यम से भी आपने अपने सिस्टम में कनेक्ट कर दिया उसको, तो भी वायरस आ सकता है। तो वायरस किसी भी माध्यम से आ सकता है, ठीक है। वायरस भी के भी टाइप होते हैं, जैसे आपका होता है प्रोग्राम वायरस होता है, जो पर्टिकुलर आपके सिस्टम में प्रोग्राम्स है उनको इन्फेक्ट करता है। बूट वायरस होता है, जो आपकी बूटिंग प्रोसेस को इन्फेक्ट करता है। और आपका होता है मल्टी पार्टेड होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ वायरसेस होते हैं। इसके बाद आती है एक टर्म और मैंने यूज़ की थी, वो है बॉम्ब। बॉम्ब क्या होता है? WOR, जैसे अभी हमने वायरस की बात की तो इसी तरह से है क्या, बॉम्ब। तो बॉम्ब भी जो है वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, वायरस की तरह ही होता है, लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, मतलब अपने आप अपनी कॉपियाँ बनाता रहता है। वायरस में क्या है, जब आप किसी ना किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं या जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है वो तभी आपका वायरस फैल रहा है, लेकिन वॉर्म में ऐसा नहीं है। वॉर्म अपने आप ही क्या करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है वो। तो उससे क्या होगा, आपको कोई भी प्रोग्राम को इन्फेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके कंप्यूटर की मेमोरी को फुल कर देगा, ठीक है। आपकी हार्ड डिस्क है, जैसे आपकी रैम है, इनको भर देगा। इसके अलावा आपके जो भी खाली स्पेस होगा सिस्टम में उन सबको क्या कर देगा, फुल कर देगा। इससे हार्ड डिस्क भी कई बार क्रैश हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉर्म। इसके अलावा अब ये सब क्या है, वॉर्म या वायरस, तो ये सब होते हैं मालवेयर। इनको क्या बोलते हैं, मालवेयर्स बोलते हैं, ठीक है। मालवेयर, ये सब वायरस बॉम्ब सब जो हैं तो वो मालवेयर है। तो अगर मालवेयर भी आ जाता है तो यही है कि मालवेयर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है, जो क्या करता है, आपका कुछ ना कुछ अनऑथराइज्ड करता है, ठीक है। कंप्यूटर्स में अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ करता है, वो सब क्या है, मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, मालवेयर होते हैं। जैसे इनके एग्जांपल्स बता दें तो आपका वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें आता है, हमने देख लिया वायरस, बॉम्ब। अब इसके बाद है आपका ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी आपके क्या हैं, एक सॉफ्टवेयर, मालवेयर सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन जो आपको लगेंगे कि बहुत उपयोगी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्या करते हैं, जैसे ही आप उन पर क्लिक करेंगे या वो जैसे ही आपके सिस्टम में रन होते हैं, वो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी ना किसी अनऑथराइज्ड पर्सन तक पहुंचाते हैं। ट्रोजन हॉर्स जैसे आप इसकी ऐसे स्टोरी समझ सकते हैं कि किसी मान लो एक खोखला घोड़ा, ठीक, अंदर से एक लकड़ी का घोड़ा है, खोखला है अंदर, उसमें किसी को बिठाल के और किसी के यहाँ, जैसे पुराने ज़माने में एक्चुअली में इसको यूज़ करते थे, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, और किसी दूसरे जगह पे भेज दिया, उनकी क्या करने के लिए, जासूसी बोलते ना, जासूसी करने के लिए भेज दिया। तो वो उसी तरीके, ये ट्रोजन हॉर्स जो है वो वही जासूस है। वो ये क्या करेगा, आपको वो घोड़ा आया है तो आपको लगेगा कि ये घोड़ा है, ठीक है, कोई मतलब सही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर कौन बैठ के आया है, कोई जासूस बैठ के आया है। तो उसी तरह से ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर लगेगा कि सही है, आपके उपयोगी है, लेकिन उसके अंदर क्या बैठ के आया है, कोई जासूस बैठ के आया है, जो क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन, जिसने वो ट्रोजन हॉर्स भेजा है वो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी भेजेगा। आपके सिस्टम में आपने आपके पासवर्ड्स, आपके सिस्टम में जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी उनको कहीं ना कहीं वो आपका लीक करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है एक टर्म और, की लॉगर, ठीक है। तो की लॉगर जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर्स, ये भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आप अपने सिस्टम में, आप अपने कंप्यूटर में जितनी भी कीज़ प्रेस कर रहे हैं उन सब कीज़ को क्या करता है, सेंड करता रहता है कि अब आपने ये वाली की प्रेस की, ये भी प्रेस की, ये प्रेस की। तो इससे क्या होगा की लॉगर से, कि वो एक किसी ना किसी सर्वर पे कोई व्यक्ति होगा जहाँ पर उसको हमेशा चेक कर रहा होगा कि कौन कौन सी की आपने प्रेस की है, उसकी फाइल्स की लॉगर जो है उसके पास भेज रहा है। तो वो वहाँ से आपके पासवर्ड, आईडीज़ को हैक कर सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है, ठीक है। की लॉगर के बाद है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर तो नाम से ही समझ में आ रहा है
कि आपका एक तरीके का जासूस ही है, ठीक है। तो स्पाईवेयर, तो स्पाईवेयर जो है वो क्या होते हैं, आपके जो भी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशंस हैं उनको स्पाई करना, उनकी जासूसी करना, स्पाईवेयर। इसके एग्जांपल हो सकता है आपका की लॉगर इसका स्पाईवेयर का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एक टर्म है हैकर, हैक करना या हैकर जो टर्म होती है वो क्या है। तो हैकर कौन होता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो नेटवर्क में क्या कर रहा है, आपके डेटा या सिक्योर डेटा से या सॉफ्टवेयर से क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, वो क्या है, आपके हैकर हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वेबसाइट हैक हो गई, किसी की फेसबुक आईडी हैक हो गई, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी आईडी किसी को पता है और वो सॉफ्टवेयर को हिट एंड ट्रायल से गैस कर ले या आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से वो निकाल ले पासवर्ड को, तो वो क्या है, आपका हैकिंग है, ठीक है। तो ये तो एक बहुत छोटा एग्जांपल हो गया। हैकिंग में बड़े बड़े काम भी होते हैं, जैसे आपका हो जाता है किसी बैंक के सर्वर को हैक कर लेना, वहाँ से सारे आपके उनके कस्टमर्स के डिटेल्स निकाल लेना कि कस्टमर्स के क्या अकाउंट हैं, क्या उनके आईडी पासवर्ड्स हैं, ठीक है। ये सब क्या आता है, हैकिंग के अंतर्गत आता है। हैकिंग में भी हैकर जो होते हैं वो कई टाइप के हैकर होते हैं। जैसे आपका वाइट हैट हैकर होता है, ठीक है। हैकर में टाइप होते हैं, जैसे आपका क्या हो जाता है, वाइट हैट हो जाता है, ब्लैक हैट हैकर हो जाता है और ग्रे हैट हैकर हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके टर्म है। जैसे वाइट हैट हैकर कौन से होते हैं, ये मतलब इनको अच्छे हैकर बोल सकते हो आप, कि मान लो कोई कंपनी है, उसकी वेबसाइट इनने हैक की, और उस कंपनी को इन्फॉर्म किया कि आपके में ये प्रॉब्लम है, आप अपनी सही कर लीजिए, ठीक है। कंपनीज इनको हायर करती हैं, कुछ हैकर्स को हायर करती हैं कि आप हमारे कंपनीज में की वेबसाइट में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप हैक करिए, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनको बताते हैं और वो उनको ठीक कर लेते हैं। और ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, इनको बुरे बोल सकते हो। ये क्या करते हैं, हैक करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, हैक करेंगे और अपना पर्सनल बेनिफिट इसमें अपना पर्पस पूरा कर लेंगे, ठीक है। और ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं, ये दोनों के बीच के होते हैं, ठीक है। कैसे कि ये कंपनीज का वेबसाइट बताएंगे कि आपके में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ उनसे मांगेंगे कि आपको ये देना होगा, तभी हम आपका लीक नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज हम इसको पब्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हैकर होते हैं, ठीक। इसके बाद आती है टर्म आपकी क्रैकर। तो क्रैकर जो है वो ब्लैक हैट हैकर टाइप का ही होता है। ब्लैक हैट हैकर इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्रैकर के लिए। इसके बाद आपकी आती है पासवर्ड क्रैकिंग। एक टर्म है पासवर्ड क्रैकिंग, अगर कभी सुनने में आए तो पासवर्ड क्रैकिंग क्या है कि आपके पासवर्ड को, जैसे आईडी है, अब उसका पासवर्ड, तो पासवर्ड को क्रैक करना। तो पासवर्ड को क्रैक करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल तरीका है हिट एंड ट्रायल से, कि बार बार कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपके जो पासवर्ड है वो 4 डिजिट का है, ठीक है, 4 डिजिट्स हैं इसमें। तो अब 4 डिजिट्स में लोग क्या करेंगे, 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स के कॉम्बिनेशन करके देखेंगे कि 0 1 2 3 है, कि आपका यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन आपके ट्राई करके देखेंगे। ये होता है हिट एंड ट्रायल। तो ये क्या है, पासवर्ड क्रैकिंग। इसके लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। इसके बाद है आपका एक चीज़ और आती है पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग, पैकेट स्निफिंग क्या होती है, जैसे आपको नेटवर्क वाली जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई उसमें बताया था कि जो भी डेटा है इंटरनेट पर वो क्या होता है, पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। सेंडर से रिसीवर के बीच में किसके माध्यम से जाता है, पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। इंटरनेट के माध्यम से पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। तो उन पैकेट्स को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के बीच में जब वो अपने ट्रांसमिशन लाइन में है, उस टाइम ही क्या कर लेना, उसको पढ़ लेना, उस पैकेट को ले लेना। वो क्या हो जाता है, आपका पैकेट स्निफिंग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका फिशिंग। एक टर्म आती है आपकी फिशिंग। फिशिंग क्या होती है, फिशिंग जो है वो आपके मोबाइल में भी हो सकता है, आपका ईमेल पे भी हो सकता है। इंटरनेट कैसे होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपने जीते इतने करोड़ रुपए,
आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए इतने मिनट के अंदर तो आपको ये मिलेगा, ऐसे करके आते हैं मैसेजेस। इसी तरह से ईमेल भी कई बार आपने देखा हुआ होगा, प्रॉपर आपको ईमेल ऐसा लगेगा कि वो एक किसी ऑथराइज पर्सन द्वारा भेजा गया है। जैसे मान लीजिए उसमें लिखा रहेगा हाय आई एम फ्रॉम सिटी बैंक दिस सिटी, और आपके जो भी उसमें लिखा रहेगा कि बैंक का सर्वर ख़राब हो गया है और हम सारे जो भी कस्टमर्स हैं हमारे बैंक के उनके हम फिर से उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम उनकी इन्फॉर्मेशन को फिर से बना सकें और आपके पैसों को बचा सकें। तो उसके लिए वो आपसे मांगेंगे कि आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर दीजिए, अपने बैंक के आईडी पासवर्ड दीजिए, वो सब चीज़ें आपसे उसमें मांगते हैं ईमेल में बाकायदा, और नीचे लिखा रहेगा थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और वो सब बिल्कुल प्रॉपर लगेगा आपको कि किसी ऑथराइज पर्सन ने भेजा। और नीचे एक लिंक दी होगी, वो भी उस बैंक की लिंक रहेगी, ठीक है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्चुअली में किस बैंक की साइट पे ले जाएगा, वो एक फेक बैंक की साइट पे ले जाएगा जो उस हैकर ने या जो उस क्रैकर ने बनाई होगी। और उसके माध्यम से वो क्या करेगा, आप जैसे ही उस पर अपना इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो ऑथराइज बैंक है उसमें ना जाके कहाँ चली जाएगी, उस हैकर या क्रैकर के पास चली जाएगी। तो ये होता है आपका फिशिंग अटैक, ठीक है। अब ये सब चीज़ें अभी तो हमने बात कर ली क्राइम्स की, अटैक्स की बात कर ली कि नेटवर्क में कौन कौन सी क्राइम होते हैं और कौन कौन से अटैक्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी के लिए पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको वायरस को पहचानते हैं। आपके सिस्टम में अगर मान लीजिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला, आपने कोई पेन ड्राइव लगाई, तो वो क्या करता है, आप उसमें पहले पेन ड्राइव में भी जो भी आपका कंटेंट है उस सबको क्या करता है, स्कैन करता है, और उसमें अगर कोई वायरस है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको फिक्स कर देता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स इसके ले सकते हैं, जैसे अवास्ट हो गया, आपका कास्परस्काई हो गया, नेट प्रोटेक्टर हो गया, इसके अलावा एवीजे करके एक आता है, और इसके अलावा और कौन से हैं, जैसे नॉर्टन हो गया, आपका सिमेंटेक हो गया, आपका मैकफ्री हो गया, इस तरह से बिट डिफेंडर हो गया। ये कुछ आपके क्या होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो लगातार उपयोग में आते हैं। इसके अलावा एक और है सिक्योरिटी के लिए टर्म, तो वो है आपका जैसे डिजिटल सिग्नेचर। आजकल ये बहुत सुनने में आता है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर जैसे आप सिग्नेचर करते हैं, जैसे किसी फॉर्म पे आपने सिग्नेचर करे, तो उसी तरह से, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी फॉर्म पे आपने सिग्नेचर कर दी, मतलब जो भी फॉर्म में आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने क्या कर ली, अप्रूव कर दी कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो इसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर भी किसी डॉक्यूमेंट को, कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसको अप्रूव करने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें डिजिटल सिग्नेचर कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ये अप्रूव्ड है और सही है, जिससे लोग सिक्योर हो सकें और उस जो भी आपके क्राइम्स हैं उनसे बच सकें, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है क्रिप्टोग्राफी। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? तो क्रिप्टोग्राफी जो है वो एक तरीके से टेक्निक है जो जिसमें क्या किया जाता है, आपके डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है और डिक्रिप्ट किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई सेंडर है, ये कोई आपका रिसीवर है, ठीक है, सेंडर है, रिसीवर है, इसको कोई अपना कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको किसको भेजनी है, इसको भेजनी है। तो ये क्या करेगा, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ABCD इसको ऐसे भेजना है, ठीक है, तो ये तो हर कोई पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा, इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट से मतलब क्या है कि जो ये डेटा है इसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, मतलब किसी कोड में बदल देना। जैसे मान लीजिए ABCD को ABCD की जगह पे क्या लिख दिया जाए, 1 2 3 4 लिख दिया जाए, या इसकी जगह पे कुछ और लिख सकते हैं। जैसे आपने रीजनिंग में क्वेश्चंस करे होंगे वो उसी टाइप का ही होता है। जैसे मान लीजिए A के इसमें +2 करें, मतलब C कर दें, इसकी जगह पे आपका E कर दें, ऐसे ऐसे करके हम
आगे इसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इनक्रिप्ट कर दें, और यहाँ पर रिसीवर साइड में इसको वापस से डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। मतलब जो भी ये आप डेटा भेज रहे हैं, कोडेड डेटा, वो यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं हम, आपके डेटा के लिए सिक्योरिटी करते हैं। डेटा जब सेंड कर रहे हैं नेटवर्क पर, तो सेंडर साइड पे उसको क्या कर दिया जाता है, कोड में बदल दिया जाता है, और अदर साइड पर उसको वापस से फिर आपका उसी फॉर्म में बदल दिया जाता है जिस फॉर्म में सेंडर भेजना चाह रहा था, ठीक है। ये होता है आपका इनक्रिप्शन होता है, और डिक्रिप्शन का भी कई बार अगर इनक्रिप्शन पूछ ले तो इनक्रिप्शन का यही मतलब है कि आपका जो रीडेबल डेटा है उसको नॉन रीडेबल डेटा, कोडेड डेटा में बदलना, और डिक्रिप्शन कोडेड डेटा को वापस से आपका रीडेबल मतलब सामान्य डेटा में बदलना, ठीक है। इसके अलावा और भी टेक्निक है, जैसे बायोमेट्रिक टेक्निक है। हर जगह अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए बायोमेट्रिक टेक्निक आ गया। आप थंब से बायोमेट्रिक या आइरिस स्कैन के थ्रू बायोमेट्रिक, आजकल फेस स्कैन भी होता है, ये सब किस में आ जाता है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। बायोमेट्रिक क्या, क्योंकि बायोमेट्रिक हर किसी का यूनिक होता है, आपका थंब इम्प्रेशन किसी के साथ मैच नहीं करेगा, हर किसी का डिफरेंट होता है। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जो मोस्टली यूज़ की जाती है, वो है आपका यूज़र आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। तो यूज़र आइडेंटिफिकेशन टेक्निक में क्या हो जाता है, आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपकी अथॉरिटी को चेक करना कि आप ही हो वो कि नहीं हो। जैसे मान लो आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब आप अपना डालेंगे तभी आप उसको ओपन कर पाएंगे, मतलब इसका ये होता है कि हाँ आप ही ये व्यक्ति हैं। आजकल एक और टेक्निक आ गई है, OTP आने लगा है। लॉगिन करो तो साथ में क्या आता है, OTP आता है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जब आपके मोबाइल में OTP आता है, वो OTP आप डाल देते हैं उस साइट पे, तभी आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। ये हमारा था आपका नेटवर्क और डेटा सिक्योरिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्ज़ाम में उपयोगी हो सकता है। इसके बाद हम आज के क्वेश्चंस देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जिनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए, हम इसके कल आंसर्स आपको बता देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर वायरस होता है एक, ऑप्शन इज फफूंद, बैक्टीरिया, आईसी या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, ऑप्शन इज कंप्यूटर, कला, संगीत या खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। आपका पहला कथन है, प्रॉक्सी सर्वर TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है, अन्य सर्वरों को मतलब भेजता है। ऑप्शन इज केवल एक सही है, केवल दो सही है, या 1 और 2 दोनों सही हैं, या कोई सही नहीं है। नेक्स्ट, फायरवॉल का मुख्य कार्य है, ऑप्शन इज मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग या मूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वेब पेज के लिए, क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, TCP IP देने के लिए, या डेटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, टाइम बॉम्ब, वॉर्म, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रहकर फ्लॉपी डिस्क में आता है, आंसर है ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट या लॉजिक बॉम्ब। नेक्स्ट, गैस सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन इज दर्शन, पैच, ट्यूटोरियल या FQs। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क स्टैंडर्ड सर्विस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है कहलाता है वॉर्म, वायरस, ट्रोजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, एक निश्चित पते पर किसी
व्यूअर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना, ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बॉम्बिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को प्रतिलिपि बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रबंधित करता है कहलाता है पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड या एक्सेस कोड, या इनमें से कोई नहीं। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता जल्दी सिस्टम में आ जाते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ढांचों को सरल बना सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, या एक व्यक्ति जो कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी होता है, या कंप्यूटर सुधारने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट, अनजान ईमेल अटैचमेंट को हटा दिया जाता है क्योंकि इससे आप जेल जा सकते हैं। वह व्यक्ति आपकी पहचान कर जख्मी कर सकता है, वह गलत तौर तरीका है, या इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। जंक ईमेल को कहते हैं। ऑप्शन इज स्क्रैप, स्पूफ, स्क्रिप्ट या स्पैम। नेक्स्ट, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है इसमें वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, प्रिंटर नहीं है, बिजली की तेज करंट है, या इनमें से कोई नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और आप वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिए। जो भी डाउट है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू।